हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपने नॉर्मल इंसिडेंस को डिस्कस किया था। आपने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट किए थे रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट के। ठीक है, हम कर रहे हैं, ये फाइंड आउट कर रहे हैं। बाउंड्री कंडीशंस का यूज़ किया था और हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई थी। और मीडियम की वेरियस प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था। लीनियर मीडियम, लीनियर एंड आइसोट्रोपिक मीडियम का मीनिंग क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हमें फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। देखिए, रिफ्लेक्टेड लाइट का एम्पलीट्यूड कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये, मैग्नेटिक फील्ड का ये, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का। तो इनको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज़ करना है। जो समझने की चीज़ थी वो प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं आप। अब यहाँ पे आपको एलिमिनेट करना है एक पैरामीटर को, और किसको करेंगे वो देखते हैं अभी। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को, बी इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा। मुझे पता है कि जो ई, एम्पलीट्यूड ऑफ ई डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो अब अगर मैं फर्स्ट मीडियम के लिए लिखना चाहूँ इसको, किसके लिए लिखना चाहिए? फर्स्ट मीडियम के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? ई नोड, अगर मैं इंसिडेंट कंपोनेंट्स के लिए लिखता हूँ तो ई नोड आई, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। अब इंसिडेंट कंपोनेंट फर्स्ट मीडियम में है तो मैं V1 लिखूँगा। ठीक है, एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल टू, मैं इसको रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट की टर्म में भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ ई नोड आर डिवाइडेड बाई बी नोड आर, रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट की टर्म में भी लिख दिया। दूसरा, अब मैं अगर सेकेंड मीडियम में जाऊँ तो मुझे सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी, सेकेंड मीडियम में ट्रांसमिटेड सिग्नल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ ई नोड ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाई ई बी नोड ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ। तो अब देखिए, मैं इन तीन रिलेशन का यूज करके इक्वेशन नंबर बी को चेंज कर देता हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर बी क्या हो जाएगी? देखिए, बी नोड की वैल्यू, बी नोड आई, इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं? ई नोड आई डिवाइडेड बाई V1। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मेरे पास आ जाएगा ई नोड आई एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख दिया मैंने V1। ओके, तो ये मैंने किसकी वैल्यू रखी है? दिस इज द वैल्यू ऑफ बी नोड आई, और इसको डिवाइड किससे करना है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो यहाँ पे लिख दिया μ1। अब देखिए, μ1 इन दोनों में है तो मैं μ1 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, देन माइनस, ये माइनस हो गया। बी नोड आर, यहाँ पे देखिए, अगर बी नोड आर निकालेंगे तो क्या होगा? V1 इसके नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ई नोड आर डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिख दिया मैंने V1 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बी नोड 2। कहाँ पर है बी नोड 2? ये रहा। तो बी नोड 2, V2 को इसके नीचे लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इधर 1/μ2 भी है तो 1/μ2, और यहाँ पे आ जाएगा ई नोड ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल इन सेकेंड मीडियम। तो ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई, दिस इज इक्वेशन सी। तो अब देखिए, यहाँ पर आप इस V1 को भी बाहर ले सकते हैं। V1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको भी बाहर ले सकते हैं। तो फिर इस ब्रैकेट में 1/μ1 V1 आ जाएगा, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर μ2 V2 है, तो इस फैक्टर को उधर लेके जाएंगे, रीअरेंज कर लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर सी क्या बन जाएगी?
ठीक है, अब नॉर्मल इंसिडेंस डिस्कस हो रहा है और एम्पलीट्यूड आप फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस इज द टॉपिक। देखिए, रीअरेंज करते हैं फिर से इक्वेशंस को। हमारे पास आ जाएगा, पहले उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर ए, दैट इज ई नोड आई प्लस ई नोड आर, दिस इज इक्वल टू ई नोड ट्रांसमिटेड, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वेशन ए। इक्वेशन सी को रीअरेंज करके लिखता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे ई नोड आई, ठीक है, फिर माइनस है, माइनस ई नोड आर, और इसके बाहर पूरी ब्रैकेट के क्या आया है, V1 भी बाहर ले लिया है और V1 को ऊपर पहुंचा दिया है यहाँ पे न्यूमरेटर में। सो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ गया मेरे पास μ1 एंड V1 डिवाइडेड बाई μ2 एंड V2। देखिए ये आ गया। अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, ई नोड टी बाई, जो इसके बाई में था वो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ई नोड ट्रांसमिटेड, ठीक है। अब ये वाला जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर, इसको हम क्या लिखेंगे, थोड़ा इजी बनाएंगे इसको। तो मेरे पास, मैं इसको ले लेता हूँ बीटा। बीटा इज इक्वल टू μ1 एंड V1 डिवाइडेड बाई μ2 बाई V2। देखिए, अब अगर मान लो मैं, जो मेरे दो मीडियम हैं, मीडियम 1 एंड 2, दोनों नॉन मैग्नेटिक हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4, नोट कर देता हूँ यहाँ पे, 4 नॉन मैग्नेटिक मीडिया, यानी कि ऐसा मीडियम है जो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट मीडियम में, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फर्स्ट मीडियम विल बी इक्वल टू म्यू नोड। जितना एयर में मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही मीडियम के अंदर भी है, ना घट पा रहा ना बढ़ पा रहा, ठीक है। जैसे जो बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, 3 टाइप का होता है। डायामैग्नेटिक मटेरियल है तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगा वो अप्लाइड फील्ड को अपोज करता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में एक्सटर्नल फील्ड को रिस्पॉन्स करता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होता है, तो फील्ड की स्ट्रेंथ इनसाइड पैरामैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा बढ़ जाती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं वो हाईली रिस्पॉन्सिव होते हैं, तो जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो हाईली मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इस वजह से उनकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो आपकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दोनों मीडियम की वो किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एयर या वैक्यूम। समझ पा रहे हो। और इस टाइप के मटेरियल की जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है म्यू आर, वो क्या होती है, 1 होती है। प्रीवियस लेक्चर में आप सीख चुके हैं। अब यहाँ पे ये बहुत दमदार चेंजेज होंगे, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चेंजेज होंगे और वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा आप वेरियस टर्म्स को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जैसे न्यूमेरिकल में लिख देता है ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो आपको पता होना चाहिए वो बोल क्या रहा है। फिजिक्स की टर्म में आपको समझना है उस चीज़ को। अगर बोल देता है लॉसलेस मीडियम, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक मीडियम या लीनियर मीडियम, तो आपको ये पता होना चाहिए ये फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहना चाह रहा है। चलिए, अब आपने एक टर्म पढ़ी होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज इक्वल टू, चलो मैं इसको भी थोड़ा सा बेस से बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो हम देखिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं C डिवाइडेड बाई V।
तो देखिए सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू होती है 1/μ नोड एप्सिलॉन नोड अंडर द रूट, और वी की वैल्यू ऐसे ही क्या बन जाएगी, दिस विल बी 1/, देखिए ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो 1/, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा फैक्टर, यहाँ पे आ जाएगा म्यू इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए म्यू बाई म्यू नोड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम बाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ ए वैक्यूम या एयर, दैट विल बी इक्वल टू रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एंड एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोड ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और दोनों रूट में है तो यहाँ पर भी मैंने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। लेकिन अगर ये तो ठीक है, जनरल रिलेशन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीटा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। लेकिन अगर कह दे आपको कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसका मतलब कह रहा है कि उसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है, यूनिटी। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिटी रख देता हूँ तो मेरे पास नीटा की वैल्यू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या हो जाएगी, दिस विल रिड्यूस टू रूट ऑफ एप्सिलॉन आर ओनली। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, तो अब देखिए अगर मान लो मेरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो μ1 एंड μ2 ये दोनों इक्वल हैं, ये पार्ट मेरा गायब हो जाएगा, एंड आई कैन राइट बीटा टू बी v1 बाई v2। आपको पता है वेलोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नीटा दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं इसी टर्म को रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की टर्म में लिखूं तो आई विल राइट नीटा 2 डिवाइडेड बाई नीटा 1। तो ये बीटा की वैल्यू हो गई सारी। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन आप चेंज कर रहे थे, सी वाली इक्वेशन ये, ठीक है, इसको हम यहाँ पे बीटा इंसर्ट कर देते हैं, और बीटा का मतलब क्या है, मैं इन रिलेशंस को बार बार यूज करूँगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए था ये कहाँ से आए हैं। आई होप होल मैटर इज क्लियर इन योर माइंड। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसको फिर से राइट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। आई विल राइट इट, दिस इज ई नोड आई माइनस ई node reflected, this is equal to beta, and then you have E node transmitted, this is equation number D। देखिए अब E node I लिख दिया वहाँ पे, माइनस E node R इक्वल टू, ये टर्म हमने बीटा मान ली है, बीटा वहाँ पे रख दिया, एंड E node transmitted वो वहाँ पे लिख दिया है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, देखिए अब ए एंड बी को ऐड कर दो, बस अब 5 मिनट का और लेक्चर है। दिस विल बी आई एम एडिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने। ऐड करेंगे तो देखिए ये पॉजिटिव है ई नोड आर, एंड ई नोड आर यहाँ पे नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ई नोड आई दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बीटा है, तो लिख देता हूँ 1 प्लस बीटा इंटू ई नोड टी। अब आपको चाहिए था क्या, आपको चाहिए एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल, तो मैं इसको लिख देता हूँ ई नोड ट्रांसमिटेड, दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1, ठीक है, इनटू एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट सिग्नल। देखिए ये पहला रिलेशन है आपका। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है, या यूँ कह लो कि ई नोड टी की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में रख देता हूँ, मान लो मैंने इसमें रख दी, तो और फिर मैं ई नोड आर को निकाल सकता हूँ, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ई नोड
or this will be equal to 1 minus beta and 1 plus beta, ये टर्म आ जाएगी, एंड ई नोड आई इंसिडेंट लाइट। तो इंसिडेंट एम्पलीट्यूड की टर्म में आपने रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड एंड ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमने किया तो बहुत कुछ था, हम इन्हीं को किसकी टर्म में निकाल सकते हैं, V एंड V1 V2 नीटा 1 नीटा 2 इनकी टर्म में भी निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, अगर मैं इस रिलेशन को इसी को बढ़ा देता हूँ आगे, देखिए अब दिस विल बी इक्वल टू, अब मैं बीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बीटा की वैल्यू पहले मैं V1 V2 की टर्म में पुट करता हूँ, तो यहाँ पर रखिए V1 बाई V2, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो V2 यहाँ पे आ जाएगा और V2 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन हो जाएगा V की टर्म में ट्वाइस ऑफ V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ये देखो, ठीक है, इनटू एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये देखो, ये बन गया। ठीक है, और देखो अब नीटा की टर्म में अगर निकालता हूँ मैं, इनका इन्वर्स रिलेशन है, तो यहाँ पे जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 कर देना और v की जगह नीटा कर देना। आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, बीटा की जगह वैल्यू रखनी है क्या, नीटा बाई नीटा 1 यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा नीटा 1 प्लस नीटा 2 और यहाँ पे जाएगा नीटा 1 ऊपर। तो ये देखो, अब आपने ये जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है, हाँ एक चीज़ हो रहेगी भाई, यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी तो लिखोगे, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट सिग्नल, ये देखो, तो आपने ई की वैल्यू, ई नोड टी ट्रांसमिटेड सिग्नल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इंसिडेंट एम्पलीट्यूड के टर्म में। ठीक है, सो दिस इज द केस। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई, अब फिर से यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, पहले v की वैल्यू रख देते हैं, देखिए, तो v की वैल्यू यहाँ पे रख, बीटा की वैल्यू रखेंगे v की टर्म में, तो हमारे पास आएगा v1 बाई V2, देखो v1 बाई V2, तो v1 बाई V2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा V2 माइनस V1 ब्रैकेट क्लोज, और नीचे आ जाएगा V2 प्लस V1, समझ पा रहे हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई नोड आई। ठीक है, अगर ऐसे ही नीटा की टर्म में इधर वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे नीटा 2 बाई नीटा 1 यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा नीटा 1 माइनस नीटा 2 डिवाइडेड बाई नीटा 1 प्लस नीटा 2, और यहाँ पे आ गया ई नोड आई, ये देखिए, ये देखो, तो ये आपने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट किए। ठीक है, तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, अगले लेक्चर में इन्हीं चीज़ को और बढ़ाएंगे, हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारा मामला क्लियर है आपको। ठीक है, इफ़ यू फाइंड दीज लेक्चर्स informative, then please share these lectures in your friend circle and stay tuned with me, and I will make the next video shortly. Stay tuned with me, stay happy, stay healthy. Thanks for watching the lecture.